हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का छठा चैप्टर है, सिक्स चैप्टर है, 3 वर्ग। तो इसमें 3 वर्ग में ये कुछ भूमिका तो पहले पढ़ा दी थी। अब ये देखो यहाँ पे कि भाई सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भाई सामंतवाद का अर्थ क्या है भाई? सामंतवाद का अंग्रेजी शब्द फ्यूडलिज्म है। यह शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा अर्थात फेव। इस शब्द के आधार पर स्पष्ट है कि यूरोप में राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामित्व, मतलब राज्य की सारी ज़मीन जितनी भी उसका स्वामित्व शासक के पास था। शासक अपने साम्राज्य की भूमि यानी फेव में बांट देता था। वह एक फेव अर्थात भूमि के टुकड़े को अपने अधीन किसी व्यक्ति को दे देता था तथा उस पर कुछ शर्तें लागू करता था। वह व्यक्ति उस जमीन के टुकड़े का स्वामी बन जाता था। इस तरह यूरोप के अधिकतर हिस्सों में इस तरह की विपत्ति अपनाई गई, जिसे फ्यूडलिज्म का नाम दिया गया है। अतः निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि सामंतवादी प्रथा भूमि तथा उसके संबंधों पर आधारित व्यवस्था थी। उसके संबंधों पर आधारित व्यवस्था थी। अब देखो भाई, चर्च में प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? चर्च की श्रेणियाँ थे, बिशप थी, पादरी थी, भिक्षु। देखो भाई, बिशप क्या काम? पादरियों के वर्ग में बिशप का स्थान सबसे ऊंचा था। इनका संबंध राज्य के बड़े बड़े चर्चों के साथ था। इन चर्चों के पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, ज़मीनें थी। इनका जीवन शान और शौकत से पूर्ण था। ये बड़े बड़े शानदार महलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? बड़े बड़े शानदार महलों में ये रहते थे भाई। दूसरा है फिर इससे छोटा पादरी। धर्म के मामलों में ये बिशप के सहायक थे, सहायक थे। सारे राज्य में इनका जाल फैला था। प्रत्येक गांव व नगर व चर्च की गतिविधियां यही चलाते थे। चर्च इनकी व्यक्तिगत संपत्ति न होकर पूरे ग्रामीण समुदाय की संपत्ति होता था। टिथ को एकत्रित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से इनकी होती थी। इसको टिथ को, जो कर है। अब है भिक्षु। बिशप व पादरियों के अतिरिक्त धर्म का ज्ञान तथा विकास करने की संस्था मठ थी, जिन्हें एबी या आंबे कहा जाता था। ये मठ सामान्य आवास से दूर होते थे। व्यक्ति के जीवन में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली चीज़ें मठों या आंबे में मिलती थी। मठ में या आंबे में मिलती थी भाई। ये ठीक है भाई, ये तो है। अब देखो अभिजात वर्ग का उदय कैसे हुआ? अभिजात का कौन था भाई? अभिजात वर्ग का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। फ्रांस में वेसेल्स नामक प्रथा प्रचलन में थी। इस प्रथा के अनुसार बड़े बड़े भूस्वामी, यानी जिस पे ज़्यादा ज़मीन थी, राजा के अधीन होते थे, जबकि भूस्वामी अपने अधीन कृषकों को रखता था। मतलब भूस्वामी अपने से उससे नीचे क्या कृषक आते थे, उनको रखता था। बड़े बड़े भूस्वामी शासकों को लार्ड शब्द से संबोधित करते थे। मतलब बड़े बड़े क्या ज़मीन के मालिकों को, शासकों को लार्ड से संबंधित कर, जिसका अर्थ है अन्नदाता। लार्ड का अर्थ मतलब अन्नदाता, अर्थात भोजन देने वाले से लिया जाता है। यही भूस्वामी अपने अधीन लोगों से भी यह आशा करते थे, जिससे अपने से बड़े के लिए इस शब्द का प्रयोग सामान्य हो गया। बड़ा व्यक्ति अपने अधीन व्यक्ति की रक्षा व सुरक्षा का दायित्व लेता था तथा उससे वफादारी की उम्मीद करता था। इस तरह शासक व कृषक के बीच एक साधन संपन्न वर्ग फ्रांस में उत्पन्न हुआ, जिसे अभिजात वर्ग कहा गया है। इसके बाद इसी प्रकार की परिस्थितियां यूरोप के अन्य हिस्सों में भी बन गई। फलस्वरूप पूरे यूरोप में ही इस वर्ग का अस्तित्व बन गया। मतलब पूरे किसमें? यूरोप में इसका अस्तित्व हो गया, मतलब फैल गया भाई। मध्यकालीन कृषक दास था। कृषक के बारे में बताया गया है। ये
कह रहे मध्यकाल में कृषिदास एक अर्धबंधक का जीवन जीता था। इसे सर्प कहा जाता था। सर्प अंग्रेजी में टू सर्व क्रिया से बना है। स्पष्ट है कि वह सेवा करने वाला, यानी कि टू सर्व मतलब सेवा करने वाला। वह अपने लाड़ की इच्छा व जरूरत के अनुरूप जीवन जीता था। वह लाड़ के अधिकार क्षेत्र वाली भूमि पर कार्य करता, मतलब जो लाड़ की ज़मीन थी उस पर क्या करता था, कार्य करता था। उसकी सारी उपज लाड़ की होती थी, उसकी सारी उपज लाड़ की होती। ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा कृषिदास के पास होता था, जिसकी उपज से उसके परिवार का गुजारा होता था, परंतु वह लाड़ की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकता था। उसे केवल अपने लाड़ की चक्की में आटा पीसना, तंदूर में रोटी सेकना होती थी। उन्हें अपने लाड़ की आवश्यकता के अनुरूप मदिरा व बियर तैयार करनी होती थी। मदिरा या बियर तैयार करनी होती थी। कृषिदास अपने जीवन यापन के लिए भी स्वतंत्र नहीं था। उसका विवाह होना या न होना अधिकार लाड़ के पास होता था। लाड़ ही यह फैसला करता था कि उसका विवाह किससे हो। कई बार लाड़ कृषिदास को उसकी पसंद के अनुरूप विवाह करने की आज्ञा भी दे देता था, लेकिन इसके लिए उसे शुल्क देना होता था। क्या देना होता था? शुल्क, यानी कि पैसे देने होते थे। अब देखो भाई, सामंती प्रणाली को कमज़ोर करने वाले कारण कौन से थे? नंबर 1, निरंकुश शासन। 16वीं शताब्दी में फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया सभी देश में निरंकुश शासक थे ने अपनी सत्ता को मजबूत करने में सफल रहे। ये शासक सैनिक व धन इत्यादि के लिए अभिजात वर्ग पर आश्रित नहीं थे। इन शासकों ने स्थायी सेना व राष्ट्रीय कर प्रणाली की नीति को अपनाया। इसके साथ साथ विदेशी समुद्री व्यापार से भी लाभ कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। ये शासक पहले से भिन्न थे। क्या थे? ये जो पहले के शासक से राजा थे उनसे भी अलग थे ये। अब है दूसरा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। 16वीं शताब्दी में यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ। यह परंपरागत सामंती व्यवस्था की धीमी गति को लगातार महत्वहीन करता जा रहा था। बदलते परिवेश में जिस भी शासक व देश ने सामंती व्यवस्था के आधार पर ही आगे बढ़ने का प्रयास किया, उनकी स्थिति कमज़ोर ही रही। अतः आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते वे यूरोप के अधिकतर शासकों ने प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाकर सीधे तौर पर जनता से जुड़ने का प्रयास किया। किसने किया? वही शासक ने प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाकर सीधे जनता से क्या गए? जुड़ गए। इस कड़ी में सामंत महत्वहीन हो गए। सामंत क्या हो गए? महत्वहीन हो गए। युद्ध प्रणाली में बदलाव और सैन्य शक्ति के संदर्भ में यह काल बदलाव की स्थिति में था। सामंती सेना की तलवार, भाला, धनुष बाण इत्यादि अब युद्ध में निर्णायक भूमिका नहीं अदा कर पा रहे थे। अब बंदूक, बारूद प्रयोग करने वाली तोप तथा नौसेना का महत्व बढ़ रहा था। इस तरह नई व्यवस्था पर आधारित सेना राष्ट्रीय हो सकती थी, न कि सामंतों की सेना, न कि सामंतों से। अब देखो भाई, उत्तर मध्यकाल में हुए राजनीतिक परिवर्तन। निरंकुश शासक। 16वीं शताब्दी में फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया के सभी देशों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने में सफल। 1927 राष्ट्रीय करनाल नीति का, इसके साथ साथ विदेशी समुद्री व्यापार के साथ भी लाभ कमाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। अब सैन्य शक्ति में बदलाव। सैन्य शक्ति के संदर्भ में भी यह काल बदलाव की स्थिति में था। सामंती सेना की तलवार, भाला, धनुष ये वही पहले वाले उसकी हैं। वैसे ये एक अलग है। सामंती सर्वोत्तराखंड शासक की बढ़ती शक्ति और जब लाडो के विद्रोह सफल नहीं हुए तो उन्होंने व्यवस्था से समझौता कर शासक व्यवस्था में शामिल होना जरूरी समझा। अब वे शासक के प्रति स्वामी भक्त बन गए।
शासक द्वारा जहाँ इन लॉर्डों पर नियंत्रण बनाए रखा गया, वहीं शासक में ऊंचे तथा स्थायी स्थान भी दिए गए। शासक को क्या दिए गए? ऊंचे और स्थायी। अब सामंत इन पदों को पाने की होड़ में शामिल हो गए। इस प्रकार उनकी सर्वोच्चता समाप्त हो गई। ठीक है भाई।